नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2023। यह जो है राष्ट्रीय घटनाओं के अर्धवार्षिक के बारे में सबसे पहले इस अंक में देखेंगे। यानी वीडियो का जो अंक होगा राष्ट्रीय घटनाओं के अर्धवार्षिक से संबंधित होगा और इन घटनाओं का हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे, अर्थात वन लाइनर नहीं होगा। इसमें संपूर्ण जानकारी उन घटनाओं की दी जाएगी और यह राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिक जो होगी उपयोगी होगी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही 28-29 अक्टूबर 2023 को होने वाले पेट 2023 के लिए भी यह राष्ट्रीय घटनाओं के अर्धवार्षिक अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पेट के सिलेबस में 3 मार्च का समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले देखते हैं चंद्रयान 3 पृथ्वी कक्षा से बाहर निकल चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा के निकट पहुंचा। ये जो न्यूज है थोड़ी पुरानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है अपनी यात्रा के। चूंकि यह जो मिशन हुआ था इसमें हम डिटेल में देखेंगे। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर 39 दिन की यात्रा के बाद यह सफलतापूर्वक चांद की दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सका। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई उसमें देखते हैं चंद्रयान 3, इसका नाम चंद्रयान 3 है क्योंकि इससे पूर्व जो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान जो 1 भेजा जा चुका है, चंद्रयान 2 भी भेजा जा चुका है और यह उसी कड़ी में चंद्रयान 3 था। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो था यह भेजा गया था 2019 में, लेकिन यह असफल रहा। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान यह क्रैश हो गया, अर्थात ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं उसकी बल्कि हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जबकि चंद्रयान 1 सफल रहा था। तो चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो जानकारी है सबसे पहली जानकारी तो यही है कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और इसके आगे कड़ी में देखते हैं तो यह 1 अगस्त 2023 को पृथ्वी की कक्षा के बाहर निकलकर चांद की यात्रा पर थे। 5 अगस्त 2023 को 22 दिन की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश किया है। इसमें पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की कक्षा को कब यानी लैंड इसको लॉन्च कब किया गया। 14 जुलाई 2023 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर कब निकला, 1 अगस्त 2023 को, और चांद की कक्षा में कब पहुंचा, 5 अगस्त 2023 को। और इसमें देखें रूप में देखें तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल यानी जिसका नाम विक्रम है, लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम एक दूसरे से अलग होंगे। तत्पश्चात लैंडर की महत्वपूर्ण डीबूस्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा जाएगा, जिसमें एक रोवर होगा जो चांद की सतह पर विश्लेषण करेगा। 16 किलोग्राम वजनी रोवर प्रज्ञान, इसमें रोवर जो है प्रज्ञान 1724 किलोग्राम के लैंडर विक्रम के साथ ही है। चंद्रयान 3 अपने सफल प्रक्षेपण के बाद 14 जुलाई 2023 से 31 जुलाई तक पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा किया और फिर 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच यान चंद्रमा कक्षा में प्रवेश कर गया। और इसमें देखें तो यह है ज्ञातव्य है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। इसको हम देख चुके हैं। प्रक्षेपण कहां से किया गया तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। चंद्रयान 3 को LVM3 MK4 प्रक्षेपण यान राकेट से प्रक्षेपित किया जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह किस प्रक्षेपण यान या राकेट से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया तो LVM3 MK4 है। प्रक्षेपण यान LVM3 का वजन 642 टन है। यह भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए एक सफल और भरोसेमंद प्रक्षेपण यान है। LVM3 राकेट के संचालन के लिए 3 चरणों यानी इसमें 3 चरण है। पहला ठोस ईंधन है, दूसरा तरल ईंधन और अंत में क्रायोजेनिक ईंधन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को पूर्ण करते हुए प्रक्षेपण के लगभग 16 मिनट में इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल्स को 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी कक्षा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया, जहां राकेट से पृथक होकर चंद्रयान 3 पृथ्वी कक्षा में चक्कर लगाने लगा। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र मेंजिनस यूक्रेटर के पास 23 अगस्त इसमें लिखा 24 अगस्त 23 अगस्त को जैसे हम जानते हैं कि शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। उतरने की संभावना यह व्यक्त कर रहा है। तो यह चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 1 महीने में 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी ओवल आकार के मार्ग में तय करेगा। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा से जो दूरी यही है, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3.84 लाख किलोमीटर ओवल आकार के मार्ग में तय करेगा। ये चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण के बाद की सतह पर उतरने विफल हो गया था। अगर भारत सफलतापूर्वक चांद सतह पर उतरने में सफल होता तो उपलब्धि अर्जित करने वाला यह दुनिया का चौथा देश होगा। तो यह देश होगा नहीं बल्कि देश हो चुका 4th कंट्री इंडिया है जो चांद की सतह पर उतरा है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दक्षिण ध्रुव पर पहला देश है। इससे पहले देखें तो अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन ने उपलब्धि हासिल की है। चीन दुनिया का पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में 2013 में चंगाई 3 मिशन को चांद पर उतारने में सफल रहा। अब देखते हैं चंद्रयान 3 एक दृष्टि में चंद्रयान 3 है क्या, इसके बारे में जानकारी देखें। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर है और रोवर मॉड्यूल है। प्रोपल्सन मॉड्यूल ने लैंडर और रोवर को पृथ्वी कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने का कार्य किया है। यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम क्या था, प्रोपल्सन मॉड्यूल ने लैंडर और रोवर जो कि चंद्रमा पर जाएंगे, लैंडर और रोवर को पृथ्वी कक्षा से चंद्रमा कक्षा में पहुंचाने का कार्य कौन किया, प्रोपल्सन मॉड्यूल ने। लैंडर का काम चंद्रमा की सतह पर उतर कर उसमें मौजूद रोवर को बाहर निकालना है। यानी अब जो होगा लैंडर का जो काम होगा वह चंद्रमा पर रोवर को उतारने काम करेगा। रोवर चांद की सतह पर खनिजों सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेगा। उद्देश्य को भी देखते हैं। उद्देश्य इसका इंपॉर्टेंट है। ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह से तापी
गुणों को मापना, यानी तापीय गुणों को मापना, भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना, लूनर क्रस्ट तथा मेंटल की संरचना का चित्रण करना भी है। साउथ पोल पर मिशन क्यों भेजा गया? तो इसमें देखते हैं चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के भार में अभी पानी मौजूद हो सकता है। चंद्रयान फर्स्ट यानी 2000 चंद्रयान फर्स्ट भी सफल रहा था भारत का। ये 2008 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया, परंतु यह असफल रहा आखिरी चरण में। मिशन ने चंद्रमा की सतह पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। यानी चंद्रयान फर्स्ट जो है मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था भारत का, यह चंद्रमा की सतह पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार इसका दायरा बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणे 500 मीटर थी, अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर है। दिन का ही मिशन ये क्यों होगा? तो पूर्व इसरो वैज्ञानिक मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा को 14 दिन रात और 14 दिन तक उजाला रहता है और जब रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। पैनल से पावर जनरेट करेंगे, इसलिए 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगा। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन की चौथी ऑपरेशनल उड़ान ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया। इसकी ऊंचाई 45.5 मीटर, प्रक्षेपण भार 642 टन, पेलोड भार 6895 kg है। प्रोपल्सन मॉड्यूल्स के बारे में देखें तो यह इजेक्शन कक्षा से लेकर चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक लैंडर और रोवर को ले जाएगा। इसके अलावा यह अपने साथ एक विशेष यंत्र सेप, यानी सेप जो इसमें है SHAPE, इसको देखें तो इसका जो पूर्ण रूप है स्पेक्ट्रो पोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ है, भी ले जाएगा, जो चंद्रमा कक्षा से पृथ्वी के ध्रुव पर सहित कई तरह के अध्ययन करेगा। लैंडर है, 4 पैरों वाला वाहन है जो रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। यह चंद्र सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है रोवर। ठीक रहा, यानी ये तो पूर्व की जानकारी, यानी सब कुछ ठीक ही रहा इसमें। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास, यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 60 लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। यानी दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट कौन बन गया है 60 लैंडिंग करने वाला चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर? चंद्रयान 3 है, भारत का चंद्रयान 3 है। आगे इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो रूसी चंद्रयान जो है लूना 25 सफल प्रक्षेपण तो ये सफल रहा। लूना 25 प्रक्षेपण सफल रहा, परंतु यह क्रैश कर गया। तो इसके बारे में देखते हैं। एक प्रक्षेपण के 29 दिन बाद रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने 11 अगस्त 2023 को चंद्रमा के लिए अपना चंद्रयान लूना 25 का प्रक्षेपण किया। चंद्रयान की सतह पर यानी चंद्रमा की सतह पर 21 अगस्त को लैंड करेगा, जैसा कि भारत का प्रोग्राम था 23 अगस्त 2023 को लैंड कराने के लिए, परंतु यह जो है 29 दिन बाद प्रक्षेपण किया चंद्रयान 3 से, यानी 11 अगस्त को, और भारत से 2 दिन पूर्व 21 अगस्त को ही इसको लॉन्च कराने की जो है योजना थी। यानी यह रिकॉर्ड रहा होता, यदि ये क्रैश न हुआ होता तो यह रिकॉर्ड होता है। तो इसमें देखें, इसमें यह है कि 16 अगस्त 2023 को यह तो चंद्रमा के यानी लूनर ऑर्बिट में 16 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट यानी चंद्रमा की जो कक्षा उसमें प्रवेश कर गया है, परंतु 19 अगस्त 2023 को यह क्रैश कर गया। यानी इसकी प्लानिंग क्या थी 21 अगस्त को लैंड करना, परंतु ये 2 दिन पूर्व ही क्रैश कर गया, इसलिए मिशन असफल हो गया। 47 वर्षों बाद ये चांद के लिए रूस का पहला मिशन है। इससे पूर्व 1979 में लूना 24 मिशन को चांद पर उतारा गया था। लूना 25 को अमूर ओब्लास्ट में ओस्तोचनी कोस्मोड्रोम से सोयूज 2 फ्रिगेट रॉकेट से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के 564 सेकंड बाद फ्रिगेट बूस्टर रॉकेट के तीसरे चरण से अलग हो गया और लगभग 1 घंटे बाद लूना 25 अंतरिक्षयान बूस्टर से पृथक हो गया। यानी इसमें पूछा जा सकता है किस रॉकेट से यह भेजा गया लूना 25, तो यह सोयूज 2 फ्रिगेट था। और इसमें देखें तो लूना 25 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर बोगुस्लावस्की क्रेटर क्षेत्र में 21 अगस्त को लैंड करने से पूर्व चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर 3 से 7 दिन बिताएगा। यहाँ से चांद तक पहुंचने इस अंतरिक्षयान 5 दिन का समय लगेगा। लूना 25 की विशेषता देखें, लूना 25 की लंबाई 46.3 मीटर, वजन 1.8 टन है। इसके चांद पर उतरने की अवधि 13 दिन है। यह चांद पर 1 वर्ष तक कार्य करेगा। यानी यदि सफल होता तो यह काफ़ी कारगर होता। यह रूसी मिशन चांद से मिट्टी के नमूने लेने, ऑक्सीजन की खोज करने कार्य करेगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के बीच 118 किलोमीटर की दूरी पर होगी। जो भारत का लैंडर है उसके बारे में कुछ जानकारी देखें तो मिशन अवधि जो होगी 1 चंद्र दिन, चंद्रमा के 1 दिन यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। भार जो इसका है 1749.86 किलोग्राम रोवर सहित। इसमें जो लैंडर का भार है माप 200 × 200 × 116.6 सेंटीमीटर। रोवर के बारे में देखें तो रोवर जो सौर पैनलों द्वारा संचालित 6 पहियों वाला एक वाहन है। यह लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों से लैस है। होगा तो इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके पास चांद पर 60 लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की योग्यता है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। यानी इस कमर्शियल बिजनेस के लिए भारत को
जो मदद करेगा यह मिशन। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 यमपुर के चंद्रयान को लॉन्च किया। इस व्हीकल की विशेषता भारत पहले दुनिया को दिखा चुका है। और इसमें देखें तो बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जो है जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के प्रयोग में अपनी रुचि दिखाई है। ब्लू ओरिजिन LVM-3 प्रयोग कमर्शियल और टूरिज्म के उद्देश्य के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में दिया गया है, इसके बारे में देखें। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस यानी 29 जुलाई को हर साल विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इससे हर 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण को तैयार किया गया है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी। यानी 9 अप्रैल 2023 को जो PM मोदी ने जो बाघ गणना जारी की थी वो अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट थी। और अभी जो है 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर जो बाघ गणना रिपोर्ट जारी की गई वो फाइनल रिपोर्ट थी। नवी रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में, यानी इसमें देखें, नवी रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में 2967 बाघ थे। इस दृष्टि से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% दर से बढ़ी है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है। आगे इसमें देखें तो देश में बाघों की संख्या पिछले 16 सालों में 260% यानी प्रतिशत में 16 सालों में 260% बढ़कर 3682 पर पहुंच गई। जबकि 2006 में देश में 1411 बाघ ही बचे थे। यानी 2006 में देखें तो यह 1411 बाघ थे और जो लेटेस्ट 2022 में यानी 16 साल बाद जो है 3682 बाघ हो गए, अर्थात उसमें 260% की वृद्धि हुई। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए। इसके अनुसार देश में कम से कम 3167 यानी इससे कम नहीं होंगे 3167 बाघ और अधिक से अधिक जो है अधिकतम 3925 बाघ हो सकते हैं। यानी अधिकतम 3925 बाघ और कम से कम 3167 बाघ हो सकते हैं। इसलिए औसत संख्या 3682 मानी गई है। यानी कहने का सही हुआ कि पूछता है कि भारत में कितने बाघ हैं, केवल बाघ पूछता है कि कितने बाघ हैं तो न्यूनतम संख्या ही बताई जाएगी 3167। अधिकतम पूछेगा तो 3982 और औसत संख्या पूछेगा तो 3682 बताना है। सबसे ज़्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में, ये भी कई बार पूछा जाता है किस स्टेट में, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हमेशा यह कम ज़्यादा होता रहता है, परंतु कुछ समय से बाघ जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर 560 पहुंच गई। उत्तर प्रदेश की संख्या 109 से करीब दोगुनी होकर 205 पहुंच गई। ये सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि देश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं तो 53 हैं। देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कार्बेट रिजर्व में, इसके बाद बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 135, दुधवा में 135, मधुमलई में 114, कान्हा में 105, काजीरंगा में 104, सुंदरबनों में 100, ताबोड़ा में 97, सत्यम मंगला में 85 और पेंच में 77 बाघ मिले हैं। कुछ रिजर्व में हालात चुनौतीपूर्ण, करीब 35% को तत्काल सुधारों और संरक्षण के प्रयास की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। उनमें है रानीपुर उत्तर प्रदेश का, अचान कमर इंद्रावती व उदांती सीता नदी छत्तीसगढ़ का, पालमऊ झारखंड, बोर व सयाद्री महाराष्ट्र, सतकोसिया उड़ीसा, मुकुंदा व रामगढ़ बिस्तरी राजस्थान, कवल तेलंगाना, मुंडन थुरई तमिलनाडु, नामेरी असम, दम्फा मिजोरम, पाके कमलांग व नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बुक्सा पश्चिम बंगाल है। तो ये जो टाइगर रिजर्व हैं ये भी एग्जाम पूछे जाते हैं किन राज्यों में स्थित हैं, तो यहाँ राज्य भी दिए गए हैं, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इसमें ये जो जानकारी दी गई है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये बताया गया है कि 53 जो टाइगर रिजर्व हैं, यदि टाइगर रिजर्व के हिसाब से पूछेगा कि टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं, तो ये कार्बेट रिजर्व में 260 बाघ हैं जो कि उत्तराखंड में। और राज्यों की दृष्टि पूछेगा कि किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर हैं, तो MP मध्य प्रदेश में हैं। और यदि टाइगर रिजर्व के हिसाब पूछेगा तो जो है कार्बेट रिजर्व में जो है 260 बाघ सर्वाधिक, इसके बाद बांदीपुर में 150 हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 12 बाघ संख्या वाले राज्य को देखते हैं। तो सर्वाधिक जो बाघ जो जिस राज्य में हैं वो है मध्य प्रदेश। 2018 में जो थे 526 और वर्तमान 2022 जो रिपोर्ट है इसमें 785 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड, चौथे पर महाराष्ट्र, पांचवें पर तमिलनाडु, छठवें पर असम, सातवें पर केरल, आठवें पर उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 8th पोजीशन पर उत्तर प्रदेश, जिसमें बाघों की संख्या 2018 में 173 से वर्तमान में बढ़कर 205 हो गई है। 10वां राजस्थान है, 11वां आंध्र प्रदेश और 12वां जो सर्वाधिक बाघ जिस राज्य में है वे बिहार हैं, जो 2008 में 31 से बढ़कर वर्तमान 2022 में 54 हो गया है। SLV-C 56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक से है। तो PSLV
C56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसमें देखते हैं 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है, केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV C56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSSAR यानी जो इसमें है रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। यानी जो सैटेलाइट क्या है, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, ये वाणिज्यिक शाखा का नाम है, पूरी तरह से व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर चमकदार भविष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। PSLV ने सबसे पहले प्रमुख उपग्रह यानी प्रमुख उपग्रह इसमें कौन सा है, तो यही है DSSAR को निर्धारित कक्षा में अलग